नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग, सह आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग बीबीडी राजकीय महाविद्यालय चमनपुरा शाहपुरा जयपुर आज आपके समक्ष एमकॉम फाइनल एबीएसटी के अंतर्गत आने वाले विषय संक्रिया विज्ञान से अध्याय परिवहन प्रतिरूप के अंतर्गत उत्तर पश्चिम कोना नियम विधि की आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पूर्व में बताया गया था कि सबसे पहले परिवहन प्रतिरूप के अंतर्गत समस्याओं को हल करते समय सबसे पहले हम एक प्रारंभिक सुसंगत हल ज्ञात करते हैं और प्रारंभिक सुसंगत हल को ज्ञात करने के उपरांत उसके अनुकूलतम हल है या नहीं इसकी जांच करते हैं। तो प्रारंभिक सुसंगत हल ज्ञात करने की तीन प्रमुखतः विधियां हैं। पहली विधि है उत्तर पश्चिम कोना नियम विधि, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। नेक्स्ट इज न्यूनतम लागत विधि, लीस्ट कॉस्ट मेथड। थर्ड वन इज बोगल की अनुमान विधि, बोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो आज हम बात करेंगे उत्तर पश्चिम कोना नियम की। इस विधि में वितरण का प्रारंभ सारणी के उत्तर पश्चिम कोने में स्थित कोष्ठक से किया जाता है। इस विधि में इकाइयों के आवंटन की विधि निम्न प्रकार है। सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम कोने में स्थित इस कोष्ठक में बाईं ओर, उस कोष्ठक के बाईं ओर स्थित पूर्ति वाले स्थान S1 पर उपलब्ध कुल मात्रा व ऊपर मांग वाले स्थान D1 की मांग में से जो कम हो उतनी इकाइयां इस कोष्ठक में आवंटित कर देते हैं। मान लीजिए S1 के पास पूर्ति है 10 इकाइयों की और D1 की मांग है अगर 8 इकाइयों की, तो 10 और 8 में से कम 8 है तो हम 8 इकाई इस कोष्ठक में आवंटित कर देंगे। नेक्स्ट, तत्पश्चात यदि उपलब्ध मात्रा मांग से अधिक है तो हम भरे हुए खाने के दाईं ओर यानी अगले डिमांड सेंटर की ओर आगे बढ़ते हैं और यदि उपलब्ध मात्रा मांग से कम है तो हम उस भरे हुए खाने के नीचे की ओर आगे बढ़ते हैं। अर्थात जैसे मैंने कहा कि 10 इकाइयां S1 के पास हैं और D1 की डिमांड जो है वो 8 इकाइयों की है, तो 8 इकाइयां D1 को देने के बाद S1 की जो शेष मात्रा है 2 इकाइयों को, उनको हम D2 को आवंटित कर देंगे। अब चूंकि D2 की डिमांड है जो भी होगी उसको अभी 2 इकाइयां मिली हैं, अब उसकी शेष इकाई जो है हम अगले मांग आपूर्ति केंद्र से पूरा करेंगे। इस प्रकार समस्त उपलब्ध इकाइयों को मांग को पूरा करते हुए वितरण करना है तथा सभी केंद्रों की आपूर्ति एवं मांग पूरी हो गई है इसकी जांच हमें कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट, किसी भी आवंटन में भरे हुए कोष्ठक यह दर्शाते हैं कि उनसे संबंधित चरों को कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। आपकी स्क्रीन पर उत्तर पश्चिम कोना नियम विधि को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया है। यद्यपि यह एक हल है फिर भी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप देखेंगे बाईं तरफ S1, S2, S3 तीन सप्लाई सेंटर हैं। S1 की कुल सप्लाई है राइट साइड में उपलब्ध मात्रा के रूप में आप देखें 2 इकाइयां, S2 की पास है 6 इकाइयां और S3 के पास है 7 इकाइयां। इसी प्रकार आप ऊपर मांग केंद्र है, पहला मांग केंद्र है D1 की मांग जो है, नीचे मांग जो है उसमें देखेंगे 3 इकाइयों की है। D2 उसकी भी 3 इकाइयों की मांग है। D3 उसकी भी 4 इकाइयों की मांग है और D4 उसकी 5 इकाइयों की मांग है। इस प्रकार हम सर्वप्रथम यह देखें कि यह समस्या संतुलित है अथवा असंतुलित। तो हमने आपको बताया कि भाई जिसमें
विभिन्न आपूर्ति केंद्रों की कुल आपूर्ति की मात्रा। तो यह तीनों आपूर्ति केंद्रों की मात्रा 2 + 6 + 7, 8 और 7 15 इकाइयाँ आपूर्ति है, उपलब्ध मात्रा कुल 15 है। और चारों मांग केंद्रों की मांग को अगर हम योग करें तो 3 + 3 + 4 + 5, तो यह भी 15 इकाइयाँ होती है। इस प्रकार एक बात स्पष्ट आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि इस समस्या में कुल मांग और उपलब्ध मात्रा बराबर है, अर्थात यह एक संतुलित समस्या है। अब दूसरी बात आती है कि इसके जो बीच का जो सारणी का भाग है, इसमें प्रत्येक वर्ग के ऊपर दाहिने कोने पर संख्या लिखी हुई है। तो आप समझ लें, यह प्रत्येक आपूर्ति केंद्र से, जैसे पहला खाना अगर आप देखें S1 D1 के आगे जो पहला खाना है, तो वो इस बात को बताता है कि S1 से 1 इकाई D1 को भेजने पर कुल जो लागत आएगी वह 13 रुपए लगेगी, 1 इकाई को भेजने की लागत। इसी प्रकार इसके दाहिनी ओर अगले वाले D2 S1 D2 में देखेंगे तो S1 से D2 को अगर 1 इकाई भेजी जाएगी तो 1 इकाई भेजने की लागत जो है वो 11 रुपए है। इसी प्रकार S1 से D3 को भेजने की लागत 15 रुपए है। इसी प्रकार S1 से D4 को 1 इकाई भेजने की लागत जो है वह 40 रुपए है। तो इस प्रकार आपको समझ में आना चाहिए कि ये प्रत्येक वर्ग के दाहिनी ओर ऊपर की ओर जो संख्या लिखी हुई है वह संबंधित पूर्ति स्थान से संबंधित मांग केंद्र को भेजी जाने वाली प्रति इकाई की परिवहन लागत है। अब इसके बाद आप देखेंगे तो इन खानों के बीच में कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। ये चूंकि एक हल है, अब हम इस विधि से इसको हल करेंगे तो इसलिए आप ये मान के कल्पना कर सकते हैं एक बार करने के लिए खाली है। तो हमने कहा सबसे पहले उत्तर पश्चिम में जो कोना है S1 और D1 के जस्ट नीचे जो आगे कोना है जिसकी प्रति इकाई लागत 13 रुपए है, हमने कहा इस कोने में हमें सबसे पहले उत्तर पश्चिम का कोना ये है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये है, इस कॉर्नर में हमको इकाई आवंटित करनी है। अब कितनी इकाई आवंटित करनी है, जैसा मैंने इस पूर्व में चर्चा में आपको बताया कि भाई S1 के पास जो मात्रा उपलब्ध है वह 2 इकाइयां है और D1 की जो मांग है वह 3 इकाइयां है। मांगने वाला तो कहता है हमें 3 इकाई चाहिए, भेजने वाले के पास 2 इकाई है। तो हमने आपको बताया था ऊपर कि भाई जो दोनों में से कम है तो लिहाजा हम इसकी 2 इकाइयां इसको आवंटित कर देंगे। अब चूंकि S1 के पास 2 इकाई थी, 2 इकाई पूरी पूरी D1 को दे दी, तो S वाली जो रो है वो एक तरह से खत्म हो गई, अर्थात उसके पास अब कुछ देने के लिए नहीं है। तो जब आपूर्ति केंद्र की आपूर्ति खत्म हो जाएगी तब तो हम नीचे अगले आपूर्ति केंद्र की तरफ चले जाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया। तो अब D1 की कुल डिमांड 3 थी, 2 इकाई उसको S1 से मिल गई, तो अब उसकी इकाई की डिमांड कितनी रह गई, 1 इकाई की। और यह 1 इकाई इसको कौन दे देगा, S2 ने 1 इकाई इसको दे दी। तो इस तरीके से D1 की 2 और 1 3 इकाइयों की डिमांड पूरी हो गई। लेकिन S2 की जो कुल सप्लाई है, कुल आपूर्ति है, उपलब्ध मात्रा S2 की वो 6 में से अभी इसने 1 इकाई ही इसको दी है, तो लिहाजा और D1 की डिमांड पूरी हो गई। तो अगले डिमांड सेंटर पर यदि किसी मांग केंद्र की मांग पूरी हो जाती है तो फिर उसी रो में हम अगले कॉलम पे चले जाएंगे। तो लिहाजा S2 से अब S2 D1 की आगे S2 D2 पे चले जाएंगे। D2 की डिमांड है 3 इकाइयों की और S2 के पास 6 में से 1 इकाई D1 को दे दी, तो इसको भी पूरी 3 इकाई दे सकते हैं। इस प्रकार से S2 ने 1 और 3 4 इकाइयां दे दी 6 में से, अभी S2 के पास माल बचा 2 इकाइयां। तो D2 को देने के उपरांत अब हम फिर अगले कॉलम में चले जाएंगे D3 में, और ये 2 इकाइयां D3 को दे देगा। चूंकि D3 की कुल मांग 4 है, लेकिन S2 के पास D1 और D2 को देने के उपरांत मात्र 2 इकाइयां शेष बची हैं, लिहाजा 2 इकाई यहाँ दे देंगे। इस तरह से S2 जो पंक्ति है, S2 जो आपूर्ति केंद्र है, उसकी आपूर्ति यहाँ पूरी हो जाएगी। अब D2 की कुल डिमांड है हमारे पास 4 इकाइयां, लेकिन S2 से इसको अभी मिली है 2 इकाइयां। तो इसकी शेष मांग की पूर्ति के लिए यदि किसी मांग केंद्र की मांग बाकी रहती है तो अगले आपूर्ति केंद्र पे नीचे चले जाएंगे, और नीचे आएंगे तो S3 पे आएंगे, और S3 के पास कुल
जो आपूर्ति है वो 7 इकाइयां है, इसमें से 2 इकाई इसको दे करके इसकी ये डिमांड पूरी हो जाएगी और फिर S3 से शेष बची 5 इकाइयां अगले मांग केंद्र को D4 को चली जाएंगी और इस प्रकार से यह हमारा आवंटन हो जाएगा उत्तर पश्चिम कोना नियम के आधार पर। धन्यवाद।